सर। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शांत प्रकाश जी, आपके पास ही आना चाहूंगा मैं। आज बजट दिया गया, लेकिन बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी में खुशी है और पूरे देश को भी उम्मीद थी कि बजट में कुछ ना कुछ खास होगा। और सुबह से अब तक जिस तरीके से बातें चल रही हैं कि जो मध्यम वर्ग है उनके लिए काफी कुछ किया गया है और जो खजाना है वो मध्यम वर्ग के लिए खोल दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो अभी भी नाराजगी जाहिर कर रहा है। देखिए, आज जो बजट पेश किया गया है, कई मायने में देश की जनता ने जिस तरीके से भाजपा सरकार मोदी जी को चुना, आज उनको इसका लाभ तीसरी दफा मिलने जा रहा है। 2014 में शुरू हुआ, उसके बाद 2021 में और अब 2025 में इस तरीके से घोषणा की गई है। और खास तौर पर जो 60 लाख से जो स्लैब है इनकम टैक्स का, उसको बढ़ा करके 12 लाख किया गया है। ये अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत जरूरी था। और मैं समझता हूँ कि जो एक बोझ जो है, जो नौकरी पेशा जो नौजवान है उनके ऊपर रहता था किस तरीके से सेविंग करें, वो अब जो है उस पैसे को जो 1.5 लाख रुपए के करीब उनका बचेगा सीधे तौर पर, वो उसको इन्वेस्ट कर पाएंगे अच्छे म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में और उसके अलावा मार्केट में खरीदी कर देंगे। और जब मार्केट में उसकी खरीदी करेंगे, उत्पाद खरीदेंगे, तो जाहिर की बात है जो उत्पाद जो मैन्युफैक्चर करेंगे उनको उसका लाभ मिलेगा। ठीक है और शांत प्रकाश जी, लेकिन निर्माण करेंगे वो जो जीएसटी है उसी देश को लाभ होगा। ठीक है, लेकिन शांत प्रकाश जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आपने ये तो कह दिया और वित्त मंत्री ने भी साफ तौर पर जो ऐलान किया है कि 12 लाख इनकम पर, अगर किसी की 12 लाख की इनकम है सालाना तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि आखिर देश में कितने लोगों की 12 लाख इनकम है। तो पहले तो सबसे बड़ा सवाल यही होना चाहिए था कि देश की जनता की 12 लाख इनकम तो कीजिए, उसके बाद 12 लाख पर तो टैक्स नहीं लगेगा। नहीं, 12 लाख रुपए इनकम के ये बात क्या होगी कि 12 लाख इनकम पहले कीजिए? इसका मतलब क्या जीत वक्त में कांग्रेस के टाइम में 80,000 रुपए इनकम करती था, तो क्या पूरा कांग्रेस नहीं कांग्रेस से कंपेयर क्यों कर रहे हैं आप अपनी रणनीति पर काम कीजिए। आप मुझे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं ये बताए ना। ये प्रश्न नहीं बनता है। इसमें हर तरीके के वर्ग है जो कमा रहे हैं अपने अलग अलग स्टेट में, जिसमें 7 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए किया गया है। तो जाहिर सी बात है, जब उत्पाद बनेंगे, उत्पाद कंज्यूम होंगे, तो जो उत्पाद बनाने वाले लोग हैं उनकी भी आय बढ़ेगी ना, मार्केट बढ़ेगी, परचेजिंग बढ़ेगी, तो स्वाभाविक बात है उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और प्रोडक्शन करने वालों को रोजगार मिलेगा। ये एक दूसरे के साथ जुड़ती है। इसमें जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि 12 लाख करो, उससे ज्यादा कमा पाएंगे वो लोग जो लोगों के लिए, जिन लोगों के पास जब आप खरीदते हैं तभी बनाने वाला उसको बनाता है, और जो बनाता है तो जब खरीदते हैं तो उसको भी उसका रोजगार चलता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल जिसमें जो मध्यम वर्ग की जो या जो भी नौकरी पेशा जो पैसा कमा रहा है तो उसका लाभ जो है दूसरे लोगों को जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनको नहीं मिलता, उनको मिलता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को देखिए, ये पहले क्या था, पैसा जो है इन्वेस्टमेंट किया जाता था एफडी के रूप में। अब जो है वो पैसा जो इंडस्ट्रीज में, म्यूचुअल फंड्स में और शेयर्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिससे कि देश की ग्रोथ होती है। और इसके अलावा उसका जो मैंने बताया ना कि उनका कंजप्शन जब हम लोग करते हैं तो नागरिकों का, जो व्यापारी हैं और जो उसमें काम करते हैं उनका लाभ होता है। तो ये एक साइकिल है जिससे हर एक किसी को लाभ होने वाला है। ठीक, साथ साथ आंध्र प्रदेश को भी काफी कुछ दिया था, लेकिन अब की बार सिर्फ बिहार को ही दिया है। और बिहार को देने का मतलब है कि वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर माहौल बनाया। इसको ऐसा नहीं कहा जा सकता। पिछली मरतबा दिया, बिहार को दिया, आंध्र प्रदेश को भी दिया, आंध्र बिहार को दे दिया, तो इसको चुनाव के साथ में जिस तरीके से वहाँ रिक्वायरमेंट से इसको कैसे दिया जा रहा है। पहले अंडर राज्य को भी दिया गया है, जहाँ पर कहीं पिछड़ापन है वहाँ पर पैसा देना ही है। तो इसको इस तरीके से जोड़ना ठीक नहीं है। मगर जिस तरीके से अभी हमारी चर्चा चल रही है सभी कैबिनेट के पास में, सब लोगों ने अपने अपने पक्ष दिया
इसमें सारी बातों को अगर जोड़ करके देखें तो एक बात स्पष्ट निकल करके आती है कि आपकी खपत बढ़ेगी तो खपत बढ़ाने के लिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, और जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों को रोजगार मिलेगा, और जब रोजगार मिलेगा तो देश की प्रगति में सब लोगों का योगदान भी रहेगा। अब यहाँ पर आशीष जी ने कहा कि 12 लाख रुपए लोगों की सैलरी नहीं है, मैं समझता हूँ कि सरकारी विभागों को अगर आप देखें जो लोग अध्यापक भी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सबकी सैलरी 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख इस तरीके से है। लेकिन शांत प्रकाश जी, सरकारी लोगों की तो पहले से ही बल्ले बल्ले है, कहना तो उनका है जिनके पास प्राइवेट रोजगार है। सुनो मेरी बात, प्राइवेट रोजगार में तो 1-1 करोड़ रुपया देगा। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में 1-1 करोड़ लोगों की सैलरी है, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए के पैकेजेस होते हैं। जितना आज गीग वर्कर उनको रोजगार मिल रहा है ना, तो प्राइवेट सेक्टर के नौजवान बच्चे ही दे रहे हैं। आज हमने गीग वर्कर के लिए विशेष बनाई ना व्यवस्था, वो किस लिए बनाई? क्योंकि वो बच्चे जो जोमेटो, स्विगी वगैरह इस प्रकार के, उनको भी रोजगार मिला ना। वो बच्चे जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो खाने के लिए इन लोगों के ऊपर आश्रित है, या इन लोगों नहीं शांत प्रकाश जी, मेरा सीधा सा सवाल ये है, ठीक है आपकी जो बातें हैं वो अच्छी हैं और जो बजट आया है वो भी अच्छा है, क्योंकि अभिषेक जी ने कहा कि इतने अच्छे बजट की उम्मीद भी नहीं थी जितना आपकी बार आया है। मेरा मानना ये है कि आपकी तरफ से चलो कोई गलती नहीं है, लेकिन एक नियम ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं इनके लिए भी शायद बना दिया जाए, क्योंकि जो सैलरी में कटौती की जाती है, ठीक है, अगर किसी की सैलरी होनी चाहिए 30,000, उनको आप 15,000 में रखे हुए हैं, तो एक नियम ऐसा बना दीजिए कि जो 20-25 हजार से नीचे किसी की सैलरी ना हो। नहीं, मिनिमम वेजेस के हिसाब से 18,500 रुपए का सैलरी पैकेज है। हाँ। और जहाँ पर कहीं अनियमितता है उसके लिए आप जो है रोजगार मंत्रालय, रोजगार विभाग या अपना जो लेबर डिपार्टमेंट है उसको इन्वॉल्व करके और शिकायत करके उसको नहीं वो तो शिकायत का मामला तो अलग हो गया, ठीक है, एक कानूनी तौर पर जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए तो कोई भी कंपनी सस्ते में किसी से काम भी नहीं कराएगी, और ये जो 12 लाख वाली बात है ये भी पूरी हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ ना, नहीं कराती। आप लोग, आप मीडिया कर्मी हैं, आपके एक जो टीम है इस क्षेत्र में भी अगर जाए तो इसमें कहीं पर लीकेज है उसमें भी सुधार हो पाएगा। हम लोग भी अपने स्तर पर करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि, मगर आपकी बात में भी जायज है। तमाम लोग जो क्या नाम है हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो हमारी सोसाइटियों में वो करते हैं, चौकीदारी करते हैं, उनकी सैलरियां 8 घंटे की जगह उनसे 12 घंटे का काम दिया जाता है और उनकी सैलरियां भी कम है। जाहिर सी बात है जिस वक्त उसकी शिकायत की जाती है तो वो लोग मुक्त हो जाते हैं और कई जगहों पर उसको नियम का पालन भी किया जाता है। तो हम सब लोगों को जागरूक होने की भी आवश्यकता है। आपका ये प्रश्न बिल्कुल जायज है कि जहाँ पर किसी प्रकार से अनियमित रूप से पैसा कम दिया जा रहा है और घंटे काम कराने के ज्यादा है तो उस पर हम लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। सरकार के सामने भी हम लोगों को अपनी बात रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनियां तो प्रॉफिट में रहती हैं, लेकिन ऐसे में कर्मचारियों को जरूर घाटा हो जाता है। आशीष जी क्या कहना चाहते हैं? इसके अलावा प्रोविडेंट फंड का भी इशू है। बिल्कुल सर। इसके अलावा जो प्रोविडेंट फंड को जमा करना होता है वो जमा भी नहीं करते हैं। लेकिन मैं भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे 7 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं, ठीक है, बाकी 140 करोड़ की आबादी में मात्र सिर्फ 7 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं। बारी से बोलो ना, चाहे परेशान हो जाता हूँ कि मुझे मौका दिया गया है, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको काउंटर कर रहा हूँ पहले मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूँ ताकि आप उसके बारे में बात कर सके। देखिए 73% आबादी जो हमारे देश की है उनके ऊपर कोई कर्ज ही नहीं है, ठीक है, और 93 करोड़ की आमदनी सिर्फ मात्र 5 लाख है या तो उससे कम है। तो आप किस हिसाब से आप टैली कर रहे हैं कि हम देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं या फिर हम आने वाले, ये देखिए पूरे बजट में आपने देखा एक बार भी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हुई? कहीं नहीं हुई। 12वें नंबर पर छोड़ के गए थे आप। आज हम उसे सर हम कहाँ पे छोड़ के गए थे? ये देश के सामने है। आप बताइए ना, 54 लाख करोड़ रुपए का खर्चा
2.5 लाख करोड़ जिस तरीके से आप 54 लाख करोड़ रुपए का खर्चा, 2.5 लाख करोड़ रुपए किसने ला के दिया? आपके पास तो कहने के आंकड़े नहीं। देखिए बजट के ऊपर, अगर बजट के ऊपर चर्चा है तो आपको तथ्यों के हिसाब से बात कर रहा हूँ। आप 12 लाख रुपए की आमदनी से सूद लेने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आपने देश के 5-10 उद्योगपतियों को अमीर करके यदि आप समझते हैं कि पूरा देश जनता हो गई है, तो ये आपकी गलत नहीं है। आज भी 65 रुपए से कम प्रतिदिन की उनकी आय है और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये गलत है जादू साहब। और अभी देखिए आपको कुछ अच्छा हो रहा है, उसको आप खुद ही गाइड कर देंगे कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। मैं सरकार की योजना का स्वागत करता हूँ, लेकिन आप तो वही बात है कि हमारे सामान्य आदमी को कह दो कि 50 लाख कमाओ, आपको दिशा में चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। इनकम टैक्स के स्लैब के साथ में आपको ये स्लैब में कर दिया जाए, आप क्यों नहीं किए? ठीक शांत प्रकाश जी, आशीष जी ठीक है, देश का विरोध नहीं है, ठीक है आशीष जी, देश की जनता गरीब है, ठीक है ले लिया। ठीक है अभिषेक जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। जी मैं एक छोटी सी बात डालना चाहता हूँ कि रिडक्शन ऑफ बजट के बारे में हमारे बड़े भाई आशीष जी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने बहुत सारे सोशल वेलफेयर के जो डिपार्टमेंट थे उनका जो है बजट घटाया। मैं आशीष जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि माननीय पूर्व प्रधान, देखिए पुष्पेंद्र भाई, आज के डेट में यदि आप देखें 3,26,400 करोड़ लोग, 3,26,400 लोग आज हमारे देश में करोड़पति हैं। करोड़पतियों की संपत्ति 10 वर्षों में 85% से अधिक के दर पे बढ़ी है। क्या 12 लाख से नीचे की आमदनी वालों की संपत्ति इसी प्रकार बढ़ी है क्या? हाँ या ना? जाटो भाई और अभिषेक भाई से मेरा ये सवाल है। ठीक है शांत प्रकाश जी, क्या जवाब दूं? वो देर से जवाब ही नहीं, यही बता देंगे। देखिए आज हम बजट पर बात कर रहे हैं, हमें उन बातों का उस विषय पर बात नहीं, बजट पर ही बात चल रही है और उस हिसाब से जो हंगामा होता है डिबेट में वो हो भी नहीं रहा, बड़े शांत स्वभाव से चल रही है सारी चीजें। देखिए सम्मान के साथ में हो रहा है। जिस तरीके से हम आयात की बात कर रहे हैं, अभिषेक जी ने बातें कही कि दालों का उत्पादन भारत में नहीं हो पा रहा है, 70% से ज्यादा हमारे दाल और तिलहन जो है विदेशों से आयात करने पड़ी। हमें अपने जो फार्मर्स का जो मन है उसको बदलने के लिए हमने पीछे 28 ऐसे मोटे अनाजों पर एमएसपी गारंटी दी है। 100% खरीदी कर रहे हैं हम, 100%। दालों की 100% खरीदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। इस चीज को अच्छी तरह समझे, जिसमें दालें और किराने हैं, ताकि हम जो हमारी कम से कम हो सके। इसके अलावा जो आंकड़ा पूछना चाहता हूँ, चाइना से जो खिलौना है वो बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ आयात होते हैं। इस पर भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा 70-75% के करीब हम लोग जो है वो आयात करते हैं, तो उस पर भी हमारी व्यवस्था कम हो। जाटो भाई आप तुम्हारे बारे में कोई बोल रहा, आप आंकड़ा दे रहे हो, प्रदेश का आंकड़ा दे रहे हो, आप अपने बारे में बात करें। अरे लेकिन मैं अपने बारे में बातें कर रहे हैं, यहाँ सबसे ढूंढनी बात नहीं है। तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे टाइम में राहुल गांधी और राजीव गांधी के टाइम बजट के विषय में हम देश की जनता की बात कर रहे हैं। मैं आपसे प्रदेश देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसके कारण से हम लोग जो है प्रगति कर रहे हैं ना। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? बजट में बातें करेंगे, बजट के बारे में। वाह भाई वाह, आपने राहुल गांधी ने आज एक शब्द नहीं कहा, केवल ये कि पुअर बजट। राहुल जी को मालूम है नहीं, जरूरत नहीं है, राहुल जी पूरी बात कहेंगे। राहुल जी का ही मैं सिपाही हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं बता पा रहे हो, उसी प्रकार से आपकी वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी रहेंगे जब राहुल गांधी लग जाएंगे। उत्पाद बचा रहे हो,
MSP से बोलिए ना। बड़ी विनम्रता पूर्वक ठीक है, आशीष जी सुन लीजिए एक बार। मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर को बताइए। ठीक है, आशीष जी एक बार सुन लीजिए, जवाब पूरा हो जाने दीजिए। आशीष जी जवाब पूरा हो जाने दीजिए, बोलिए शांत प्रकाश जी। तमाम योजनाएं जो है, जवाब पूरा होने तो उनका क्या रहने के बोलूंगा, क्या फायदा? ये तो ब्लड प्रेशर होता कीजिए आशीष जी एक बार सुन लीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा, जवाब आप दे देना इनकी बात का। उपेंद्र भाई यहाँ पे मचाने के लिए अच्छे सूट पर डिस्कस करें। कितना कुछ हुआ है आज देश की प्रगति के लिए, देश के नौजवानों के लिए, देश के श्रमिकों के लिए तमाम योजनाएं जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने घोषित की है, उसका सम्मान करने की आवश्यकता है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में, दुनिया में हम जो है ना तीसरे नंबर पर आ चुके हैं, दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। आज आने वाले समय में हम अमेरिका को भी पार करेंगे, इस प्रकार का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुके हैं। वो चीज बर्दाश्त नहीं होती। कितना बेहतरीन तरीके से हम टेलीकम्युनिकेशन में देखो, इंटरनेट कितनी बेहतरीन। अच्छा शांत प्रकाश जी, अभी ना इस बजट में लोगों को कुछ और भी उम्मीदें थी। अगर किसानों की ही बात आ रही है तो किसानों को ये भी उम्मीद थी, और पहले से थोड़ी सी चर्चाएं भी चल रही थी कि ये जो सालाना 6,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं, हो सकता है कि इसको बढ़ाकर 12,000 कर दिया जाए। और दूसरी तरफ ये भी चर्चाएं चल रही थी कि अब की बार डीजल पेट्रोल पर भी कुछ ना कुछ जो राहत है वो भी मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अगर हम जनता की बात करते हैं तो जनता इन मुद्दों से जुड़ी हुई है। देखिए, जिस तरीके से 20 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हो रहा है हमारा, अच्छा कलेक्शन है, बहुत बेहतर कलेक्शन है। आने वाले समय में और अच्छे कलेक्शन होंगे और बेहतर हमारे यहाँ पे ये जिस तरीके से तमाम चीजें घोषित की गई हैं, उससे हमारी रोजगार भी बढ़ेंगे, आमदनी बढ़ेगी, देश का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। उसका लाभ जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट ने दिया आगे मिलेगा। तो हमें सरकार का सही करने की आवश्यकता है ना। और हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम अगर आज जीएसटी दे रहे हैं तो हम उसका लाभ भी मिल रहा है। आज हर जगह हम उस चीज का लाभ देख पा रहे हैं। मिलेगा इसमें। ठीक है, अभिषेक जी फाइनल कमेंट। सड़क पर निकलते हैं उसका लाभ हम देखने को मिलता है। पार्टी के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई आशीष जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे देश में आज से 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय उन्होंने एक बहुत